आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम हास्य के रंग व्यंग के संग। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव एक अति प्राचीन परंपरा रही है। चुनाव हारने की परंपरा भी तभी से मानी जा सकती है। बड़े बड़े चुनावों में छोटे छोटे लोग चुनाव हार जाते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर यदि छोटे छोटे चुनावों में बड़े बड़े लोग चुनाव हार जाएं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़ा बड़ा चिंतन होता है और मंथन होता है। कहीं से कोई बात निकाल कर किसी के भी सिर पे फोड़ दी जाती है। हार की जिम्मेदारी भी ऐसी ही सभाओं में तय होती है। चुनाव में हार के बाद और क्या-क्या होता है, सुनते हैं व्यंग वार्ता, चुनाव हारने के बाद का आत्म मंथन। चुनाव का बखेड़ा भी बड़ा अजीब है। शुरू होंगे तो कार्य फैला रहता है, निबट जाए तो जीतने वाला खुश और हारने वाला दुखी। सारे घोषणा पत्र और आश्वासन मटिया मेट रह जाता है तो सिर्फ चंद लोगों का रोना पीटना। चुनाव बाद जो लोग सर्वाधिक रोते पाए जाते हैं उनमें है माइक वाला, जीपें किराए पर देने वाला, ढाबे वाला तथा तोरणदार सजाने वाला। पिछले दिनों जो चुनाव निपटे हैं उनमें से एक चुनाव क्षेत्र का दौरा किया तो मैंने हालात एकदम जीवंत पाए। एक कस्बे से गुजरा तो बंधनवारे फटी हुई जार जार रो रही थीं। लगा मानो कह रही हूँ कि अब उनका महत्व कुछ नहीं रह गया है, इसलिए कि हारने वाला और जीतने वाला दोनों उसे छोड़ गए हैं। तोरणद्वार उधड़े उधड़े हो उदासी में मुंह लटकाए अपनी दुर्दशा की कथा आप कह रहे थे। जीपें एकदम छकड़ा होकर धूल से ढकी पंचर हुई पड़ी थीं। जो जीप कल तक फर्राटे से दौड़ रही थी उनकी गति को जैसे किसी ने कील दिया है। पेट्रोल पंप वाला अपना बिल लिए घूम रहा है तो जीतने वाला परमिट रद्द करने की धमकी दे रहा है। लगे हाथ में थोड़ी देर में उस ढाबे वाले के यहाँ जा धमका जहाँ चंद रोज पहले लंगर लगा करता था। सिर पर हाथ लगाए तो रोने ही वाला था कि मैंने पूछा क्यों, क्या बात है। ढाबे वाले ने कहा 5,000 रुपये बाकी रह गए हारने वाले पर। अब कहता है कि मेरा तो दिवाला ही पिट गया, चाहे तो मुझे रख ले अपने यहाँ नौकर। तो अब क्या योजनाएं हैं? योजना क्या है, 10-15 दिन मातम मनाएंगे, बाद में धंधा पानी में मन लगाएंगे। अभी तो मन ही नहीं लगता। आटे दाल वाला रोज़ पैसे के लिए चक्कर काटता है, उसे देने की जुगाड़ में हूँ ताकि दोबारा माल मिल सके, अन्यथा ढाबा बंद करने की नौबत आ गई है। तभी वहाँ जीप वाला आ गया। मैंने उससे भी कहा, को भाई कैसा है धंधा पानी? बोला जीतने वाला भाड़ा नहीं दे रहा, बस आश्वासन देता है। धोखा हुआ है साहब, गरीबी हटाने की बात के बदले मेरी गरीबी बढ़ा गए। अब क्या प्रोग्राम है? ये गांव छोड़कर शहर में जाकर कोई छोटा मोटा धंधा करने की सोचता हूँ। बाल बच्चे सब परेशान हो गए हैं, केवल बिचौलियों तथा सरपंच के दिन फिरे हैं जिसने वोट दिलाने का ठेका लिया था। नया ट्रैक्टर ले आया था, मकान की नई मंजिल का काम छेड़ दिया है। चंद प्रचारक और कार्यकर्ता भी हरे हो गए हैं। जिनको खाने को दाना नहीं था वे अनारदाना खा रहे हैं। हम लुटे हैं। जीप वाला रो पड़ा। मुझे बड़ी पीड़ा हुई। चुनाव से तो माहौल उल्टा बिगड़ गया है। गांव उजड़ गए हैं तो 5 साल अब शोषण के शिकारों के वो अलग है। सारी चिल खत्म हो गई है। इस दृष्टि से यदि चुनाव हारने पर आत्ममंथन करो तो फायदे ही फायदे हैं। मेरे विचार से चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों को निराश नहीं होना चाहिए, और वैसे भी राजनीति में निराशा को कोई स्थान नहीं है। राजनीति में सदैव सितारा चमकता हुआ ही दिखता है। इसलिए जो हारे हुए उम्मीदवार फूट फूट कर रो रहे हैं उन्हें अपना विलाप रोक कर हालात पर विचार करना चाहिए। फिर कोई कारण नहीं कि उन्हें हार का आनंद ना आए। कई बार तो लगता है कि चुनाव जीतने से ज़्यादा हारने के फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि उम्मीदवार को वस्तुस्थिति का पता चल जाता है कि वह कहाँ खड़ा है और कितने पानी में है, वरना गलतफहमियों से हानियाँ ही होती हैं। अपने आप को जान लेना और पहचान लेना आसान काम नहीं है। साधु संन्यासी इसके लिए कठोर तप करते हैं, तब कहीं जाकर वे किसी नतीजे पर पहुंच पाते हैं। इस तरह का कैवल्य प्राप्त हो जाने से भावी रूपरेखा को देखने समझने का अवसर मिल जाता है। हारा हुआ प्रत्याशी निर्णय ले सकता है कि उसे आगे होने वाले चुनाव में खड़ा होना है या नहीं। यदि खड़ा होना है तो कौन सी रणनीति अपनानी है।
खास तौर से जमानत जब्त कराने वाले लोग आगे खड़े न होने का निर्णय लेकर अपनी जमानत की राशि गृह कल्याण में लगा सकते हैं। वैसे भी समाज में पहचान बन जाती है कि वो चुनाव हार चुका है। अब तनिक विशिष्ट दर्जा हासिल करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं। ये विशेषता कि यदि केवल चुनाव हारने से मिल जाती है तो इसे फायदा ही कहेंगे। इसलिए चुनाव में हार नुकसान कैसे मानी जा सकती है। सामान्य रूप से राजनीति में भाग लेने वालों का गृहस्थ पक्ष अत्यंत कमजोर पाया जाता है। खासतौर पर दाम्पत्य जीवन तो लगभग चौपट हो जाता है। फिर वह यदि चुनाव में खड़ा हो जाए तो स्थिति और विकट हो जाती है। ऐसे लोगों को चुनाव में हारना वरदान सिद्ध हो जाता है। चुनाव हारने के बाद लोग बीवी बच्चों की ओर ध्यान देने लगते हैं तथा उजड़ा हुआ दाम्पत्य जीवन फिर से आबाद होने लगता है एवं खुशहाली उन्हें नसीब होने लगती है। खुशहाली यदि परिवार में पांव पसारने लगे तो हार ही इसके लिए आधार मानी जाएगी, क्योंकि जीत जाता तो रासा गृहस्थ का जीवन और बर्बाद हो जाता। अतः इन अर्थों में मीमांसा करने से पता चलता है कि हार किसी भी कौन से निराशा का कारण नहीं है। कई बार चुनाव में हारा उम्मीदवार इतनी भयंकर वितृष्णा से भर उठता है कि उसे राजनीति के नाम से घृणा हो जाती है तथा वह इसी पर बिदकने लगता है। इस स्थिति से वह राजनीति से पूरी तरह मुंह फेर लेता है तथा कामकाज में मन लगाता है। वह कोई दुकान खोल लेता है अथवा लघु उद्योग निगम से ऋण लेकर छोटी मोटी फैक्ट्री संचालित करता है। इससे उसके घर वाले खुश होते हैं तब वातावरण सहज रहने लगता है। इस दृष्टि से चुनाव हारना बिगड़े लोगों को दिशा बताता है और लोग घर गृहस्थी में मन लगाते हैं, वह बेकारी से बच जाते हैं। चुनाव हार जाने से मनुष्य का नैतिक विकास भी होता है। गाई वह चुनाव जीत जाता तो उसे झूठी घोषणाएं, झूठे आश्वासन तथा कथनी कथनी में फर्क करने का आसरा लेना पड़ता, अर्थात छल, प्रपंच, झूठ और भ्रष्टाचार की राह पर चलना पड़ता। ये सारे अवगुण हमारे नैतिक विकास को रोकते हैं तो आदमी निरंतर बिगड़ता चला जाता है। उसे नौकरी लगवाने, ट्रांसफर करवाने, लाइसेंस दिलवाने तब बात बात पर पैसा खाना पड़ता है। खरीद फरोख्त में कमीशन भी खाना पड़ता है, जिससे उसका नैतिक पतन हो जाता है। परंतु चुनाव हारने के बाद ये नैतिक पतन रुक जाता है तथा इंसानियत के गुण बने रहते हैं। आदमी का मेहनत, लगन, निष्ठा तथा आदर्शों में विश्वास बना रहता है। ये वे ही गुण हैं जो आदमी को ऊंचा उठाते हैं। इसके लिए रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार, झूठा, चोर, डाकू तथा गिरा हुआ आदि संज्ञा नामों तथा विशेषणों से बचा रहता है। कुल मिलाकर चुनाव हारने से आदमी का उत्थान होता है, मानवीय गुणों को बल मिलता है तथा उम्मीदवार बिगड़ता नहीं है। चुनाव में हारा उम्मीदवार आर्थिक तौर से पर्याप्त रूप से टूट जाता है। ये टूटन उसमें नई आशा, प्राणों का संचार करती है। वे पुनः मन लगाकर कमाने की ओर उन्मुख होते हैं, जिससे लगन, मेहनत और निष्ठा से भावों का विकास होता है। वह जो कमाएगा उसमें उसके इन गुणों का कुछ न कुछ भागीदारी अवश्य होगी। तनिक ईमानदारी का प्रस्फुटन भी हो सकता है, हालांकि इसके चांसेस बहुत न्यून हैं, परंतु आशा तो कर ही सकते हैं कि आदमी में पता नहीं कब ईमानदारी नामक गुण भी समावेशित हो जाए। कई मामलों में देखा गया है कि गर्दिश के बाद ही सितारे बुलंदी प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि बर्बादी के बाद सूर्योदय ऐसा हो कि आदमी का रूप ही बदल जाए। इसलिए यह भी चुनाव की पराजय के लिए लाभकारी रहा। वैसे भी चुनाव में हारा आदमी जनता की सहानुभूति का पात्र बन जाता है, इसलिए जनता की सिंपैथी मिल जाना भी बड़ी बात है। लोग बेचारा मान सकते हैं। ये बेचार की आपकी लोकप्रियता में चार चांद लगा सकती है। लोकप्रियता का प्रतिफल यह हो सकता है कि अगले चुनाव में आपको जीत का लाभ मिल जाए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुदान तथा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए वाले मंत्र की बात है। इस सूत्र से संभव है हारा हुआ प्रत्याशी आगे की महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सके तो वह आगामी लाभ के द्वार खोल दें। इसलिए यहाँ भी हार वरदान सिद्ध हुई। नेतागिरी करने का ज़्यादा ही चाव है तो हारे हुए प्रत्याशियों की एक देशव्यापी अथवा राष्ट्रव्यापी यूनियन गठित करके भी इस तृष्णा को शांत किया जा सकता है। यूनियन के आप अध्यक्ष बन जाइए, वोट बैंक होने का वहम फैलाइए, आज में चक्कर लगाता फिरेगा। और एक ये दम मौलिक विचार है, अभी तक इस तरह की यूनियन देश में कहीं नहीं बनी है। आप पहले कर डालिए और हारे हुए सारे पराजित योद्धाओं को झंडे के नीचे खड़ा कर दीजिए, रोजी रोटी चल जाएगी, राजनीति भी होती रहेगी। अखिल भारतीय पराजित योद्धा संघ गठन करके एक नए दल को जन्म देकर काबिज हुआ जा सकता है। जनता आजकल बदलाव पसंद हो गई है।
पता नहीं कब सारे दलों से उकता कर अपने प्रत्याशियों को पहचान कर बैठे और आप सरकार बना लें। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव में हार जाना किसी तरह से हानिप्रद नहीं है। चुनाव हार जाने के फायदे जीत जाने से कहीं ज़्यादा हैं। ये फायदे कभी भी जीतने वाले को नहीं बताएं, वरना वह हारने के लिए व्यग्र हो जाता है। बाई दी वे जान भी जाए तो आपकी यूनियन की सदस्य संख्या बढ़ेगी। इसलिए मेरे हारे हुए महावीरों, योद्धाओं, बलियों, महारथियों, उमराव तथा पहलवानों, समय की मांग है कि हारने का मजा लो तथा संघ का संविधान बनाकर मान्यता के लिए अप्लाई कर दो। फिर सारी बातें एहसास की हैं। फिर सोचिए कि हार आपको अभिशाप सिद्ध हुई है वरदान। आदमी सुख को दुख भी समझ ले अथवा दुख को सुख भी समझ ले, आप हार को जीत मान लीजिए। चुनाव हारने के बाद का आत्ममंथन। श्री पूरन शर्मा ने अपनी इस व्यंग वार्ता में कुछ कुछ ठीक ही कहा है। क्या पता पूरन शर्मा जी ने हाल ही कुछ नेताओं के चुनाव में हारने की दिलासा देते हुए ये बात कही हो। वरना हारने के बाद अगर रुतबा बढ़ता हो तो चुनाव जीतने की जरूरत क्या है। पर साहब, एक व्यंग्यकार को हर तरफ देखना पड़ता है। किसी के दिल पर अगर चोट पहुंच रही हो तो कम पहुंचानी चाहिए ताकि आगे के लिए हौसला बना रहे। जाने माने व्यंग्यकार, संपादक और समालोचक श्री विष्णु नागर भी अपनी इन व्यंग्य कविताओं में ऐसे ही हौसलों को उजागर कर रहे हैं। पहली कविता है तुम ही हो कवि। अरे हम नहीं हैं भाई, बिल्कुल ही नहीं हैं, सिर्फ तुम ही हो। वैसे तुम हो या न हम ही तो हैं। तुम में और हम में क्या फर्क है, सिवाय इसके कि तुम कवि हो हम नहीं हैं। इतना अंदर तो रहना भी चाहिए ना। हाँ भाई तुम ही हो, कहा तो तुम्ही तुम्ही तुम्ही। कवि कवि कवि, कवियों के कवि, जनता के कवि, विद्वानों, पंडितों, रसिकों के कवि। और कहना ही पड़ेगा अब तो यह भी बेखटके कि बेवकूफ़ों के कवि होने का भार भी अब से तुम्हारे मजबूत कंधों पर आन पड़ा है। संभालो इसे। समस्ती क्या अखंड भारत के कवि हो, अखिल विश्व के कवि हो, और कवि ही नहीं हो, कवि ववि भी हो। घबराओ मत, हम ये वो सबके सब नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं, हो भी नहीं सकते। अकेले तुम ही हो, तुम ही। हम बारंबार कहते हैं, सिर नवाकर कहते हैं, आईना दिखाकर कहते हैं, प्रभुवर तुम ही हो भाई, कहा तो हमने। हो तो बस अकेले तुम ही हो, लिख के भी दे दिया अब तो कि तुम ही हो। तुम ही तुम ही तुम ही, तुम ही हो कवि, कवि तुम ही हो, तुम ही हो गालिब, निराला तुम ही हो। दूसरी कविता है एडजस्टमेंट। जिंदगी एडजस्टमेंट से ही चलती है। उसी से नौकरी मिलती है, पदोन्नति होती है, मालिक या अफसर का विश्वास हासिल होता है, दुकान चलती है। एडजस्टमेंट करने वालों की जिंदगी में तूफान नहीं आते, बाढ़ नहीं आती, आ भी जाए तो नुकसान दूसरों का होता है। एडजस्टमेंट करना भला शरीफ होने का लक्षण है, चरित्र का प्रमाण पत्र है। यह तलाक से बचने का शर्तिया उपाय है। एडजस्टमेंट से ही सत्ता मिलती है, देर तक टिकती है, पैसा बनता है, लोकप्रियता मिलती है। हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए डॉक्टर इसकी सलाह दिया करते हैं। एडजस्टमेंट करके चलो तो दुनिया में अपनी तूती बोलती है। एडजस्टमेंट कर लो तो कुछ भी अश्लील, कुछ भी अकरणीय नहीं रह जाता, कुछ भी बेचैन परेशान नहीं करता, कुछ भी कैसे भी करना धर्म सरीखा लगता है। हत्यारे सज्जन पुरुषों में तब्दील हुए दिखते हैं। नफरत फैलाना संस्कृति के प्रचार प्रसार का अभिन्न अंग मालूम देता है। एडजस्टमेंट समय की पुकार है, शास्त्रों का सार है। एडजस्टमेंट करना सेल्फी लेने जितना आसान है। एडजस्टमेंट हर शहर का महात्मा गांधी मार्ग है।
एडजस्टमेंट का पुरस्कार मिलकर रहता है, भारत माँ के सच्चे पुत्र होने का सौभाग्य मिलता है, और कुछ न हो मगर देश का विकास होकर रहता है, तो विनाश नहीं विकास। अगली कविता है अलग अलग तरह के शेर। कुछ तो जन्मना शेर होते हैं मगर पिंजरे में रहना पसंद करते हैं। कुछ शेर बनने की कोशिश में जोकर बन जाते हैं। कुछ शेर बनने के स्कूल में एडमिशन लेते हैं, बिल्ली बनने का फर्स्ट डिवीजन का सर्टिफिकेट ले आते हैं। ऊपर से गले में टाई पहनना शुरू करके अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ देसी कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ लात खाते फिरते हैं। हम जैसे कुछ अपनी कविता को शेर की ही दहाड़ मानते हुए दुनिया फतह करने की मुद्रा में किसी दिन इस दुनिया से चुपचाप कूच कर जाते हैं। ये कविता है बूढ़ों के बारे में जिन्हें नींद न आने की समस्या होती है। नींद न आए तो बुढ़ापे में नींद न आए तो तारे गिनकर रात बिता देना चाहिए। जितना हो सके जहाँ जहाँ संभव हो झुककर चलना चाहिए। जो दे दिया जाए चुपचाप खा पी लेना चाहिए। जो हो रहा है होने देना चाहिए। ईश्वर में भरोसा न हो तो भी कर लेना चाहिए, मगर हाँ कुत्ते भूखे तो उन्हें डंडा जरूर दिखाना चाहिए। लेकिन अपनों के भौंकने पर मुस्कुराते रहना चाहिए। सबके सामने बुक्का फाड़ कर रोना नहीं चाहिए। इसी तरह ठाठ से जीना चाहिए, और जब बुलवा ऊपर से आ जाए तो कह देना चाहिए रेडी हूँ, और बिना किसी से टाटा बाय बाय किए चल देना चाहिए। ये कविता है, इसका शीर्षक है मुझे नहीं मालूम। मैंने चांद से पूछा तुम चांद हो? उसने कहा नहीं मालूम। लेकिन तुम्हें इतना तो मालूम होगा कि तुम गोल हो? उसने जवाब दिया नहीं मालूम। खैर इतना तो मालूम होगा कि तुम ठंडे हो? उसने कहा नहीं मालूम। लेकिन यह तो तुम जानते होंगे कि तुम्हारे उगने से पूरी धरती रोशन हो जाती है? उसने कहा नहीं मालूम। मैंने चिढ़कर कहा कि फिर तुम्हें क्या मालूम? चांद ने कहा इतना मालूम है कि कुछ नहीं मालूम। लेकिन यह तुम्हें किसने बताया कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम? चांद ने कहा यह भी आपने ही बताया, क्योंकि आपकी बातों से मुझे लगा कि आपको सब कुछ मालूम है। ये कविता है सिस्टम। आप इतनी दूर से चलकर आए हैं तो निसंदेह आपका काम होगा। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों होगा। कल से मेरा मतलब ठीक मंगलवार से नहीं है, और परसों का अर्थ आप बुधवार भी मत समझ। आपका काम नरसों भी हो सकता है, या उसके बाद किसी दिन, क्या पता महीना भर लग जाए। 2 महीने भी लगें तो ताज्जुब नहीं। कई बार तो पूरा साल लगा है। झूठ क्यों बोलूं, कई बार 2-2 साल भी लगे हैं। 3 और 4 साल लगने के उदाहरण भी कम नहीं है। मगर एक बात निश्चित है कि काम तो हो ही जाता है। हमारी तो हमेशा से यही कोशिश रहती है कि काम जल्दी से जल्दी हो। अब जल्दी से जल्दी का मतलब आपको क्या समझाएं, वह स्वतः स्पष्ट है। देर लग जाए तो भी आदमी को घबराना नहीं चाहिए। एक ही उद्देश्य उसके सामने होना चाहिए कि काम कराना है, जिसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। काम होने तक आपकी मौत तो नहीं आएगी, मगर मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। अतः यह सोचकर कोई भी इंसान इत्मीनान से मर सकता है कि वह मर भी गया तो क्या, उसका काम तो हो ही जाएगा। और एक बार मान लें कि तब भी नहीं हुआ, तो आप वहाँ से लौट कर यहाँ आने वाले तो है नहीं। इसलिए जब तक यह सिस्टम है और उसमें मैं हूँ, इस बात की पक्की खातिरी रखें कि हमारे यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वैसे भी जहाँ देर हो जाती है, अंधेर की ज़रूरत नहीं रह जाती है, और काम तो जी आप अच्छी तरह जानते हो कि हो ही जाता है। श्री विष्णु नागर की इन व्यंग कविताओं में आपने सुने व्यंग के अनेक रंग। अब एक और रंग हमारे बीच लेकर आ रहे हैं जाने माने हास्य लेखक श्री सुभाष चंद्र। साथियों, आशिकी और पिटाई का साथ
चोली दामन का माना जाता है। गुपचुप आशिकी का जिक्र तो हम नहीं करेंगे, पर सरेआम आशिकी करने वाला दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने पिटाई ना खाई हो। बड़े बड़े सूरमा इस क्षेत्र में पिटते दिखे हैं। सुभाष चंद्र जी को इस क्षेत्र में बड़ा तगड़ा अनुभव है। सुनते हैं उनसे ये हास्य कथा, मेरा पहला प्रेम पत्र और जग हंसाई। बात लगभग 40 बरस पुरानी है, यानी उस जमाने की जब इश्क आज की तरह आसान किस्म का काम नहीं था। मोबाइल आए नहीं थे, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी का नामो निशान नहीं था। टेलीफोन था, पर बड़े लोगों की चीज था और अक्सर बड़े शहरों में ही पाया जाता था। ऐसे में इश्क करना, वो भी गांव कस्बे के माहौल में, बड़ा मुश्किल और बहादुरी का काम था। कारण ये था कि पकड़े जाने पर जो पिटाई होती थी वो खासी बढ़िया होती थी। पर इसमें शक की कतई गुंजाइश नहीं थी कि मैं जो था काफी बहादुर किस्म का आशिक था और इस घोर प्रेम विरोधी माहौल में भी इश्क की पतंग उड़ाने में जुटा था। पर अफसोस ये कि मैं ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। पर ना, मैंने हार बिल्कुल नहीं मानी थी। हार ना मानने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरा दिल जो था वो इश्क पर जोर नहीं, प्यार किया तो डरना क्या टाइप की रोमांटिक फिल्मों से चार्जिंग लेता था। जो थोड़ी बहुत कसर बचती थी वो रोमांटिक उपन्यास पूरी कर देते थे। दिल हमेशा गुनगुनाता रहता था, हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा। सच्ची मानिए हुजूर कि फिल्मों और रोमांटिक उपन्यासों ने मेरे अंदर इश्क के बीज इतने गहरे से बो दिए थे कि लगता था इश्क की गली में नहीं खेला तो मेरा जीना बेकार है। सब कुछ सही था, पर इकलौती दिक्कत जो थी वो ये थी कि वो लड़की नहीं मिल रही थी कि जिससे इश्क किया जा सके। हाँ, एक बात तो मैं अपने बारे में बताना भूल ही गया। हुजूर, मेरी उम्र उस समय कुल जमा खाता 17-18 बरस की रही होगी और इश्क के हिसाब से अपना जुग्राफिया बड़ा शानदार था। मतलब पर्सनैलिटी सच्ची में आशिकी के लायक थी। अब मानोगे नहीं, 8वीं जमात के बाद से मैंने कुल 10-12 जगह इसका जुगाड़ बैठाने की कोशिश की, पर कुछ चप्पलें और कुछ गालियों के अलावा मुझे कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, एक कन्या ने जरूर मेरी चिशमिशी आंखों का निवेदन स्वीकार कर लिया था और अकेले में मिलने का वादा भी किया था। और सच्ची बताऊं, वो हफ्ते भर बाद अकेले में मिली भी थी, पर उसकी आंखों में आंसू और हाथों में अपनी शादी का कार्ड था। हुजूर, इंटरमीडिएट तक अपनी हालत कुछ ऐसी ही रही, पर बीए में आते ही मैंने प्रण कर लिया था कि इस बार इश्क की गोटी बिठाकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। तो हुजूर, मैंने कॉलेज और कॉलेज के बाहर इश्क की संभावनाओं पर गंभीरता से मनन किया। पूरी क्लास छान मारी, कोचिंग क्लास छान मारी, सब जगह छान मारी। फिर मुझे लगा यार, क्लास की लड़कियों में कुछ चांस बनता है। मैंने काफी दिनों तक शोध किया और शोध करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो कुमारी चमेली देवी सुपुत्री राम बाबू मिश्रा है, वो मेरे लिए अधिक उपयुक्त रहेंगी। हमने अगले दिन से अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। मैंने क्लासरूम में कुमारी चमेली देवी को पहले कनखियों से निहारना शुरू किया, दूसरी बार में घूरना शुरू किया और तीसरी बार में मैं उसको टकटकी लगाकर देखने लगा। शुरू में तो चमेली देवी ने अपना नोटिस ही नहीं लिया। एक बार देखा तो मुंह बिचका दिया और अपनी सहेली के कान में कुछ फुसफुसा दी। हमारे मूड का बल्ब फ्यूज होने ही वाला था कि हमने उसकी सहेली को मुस्कुराते हुए देखा। बस साहब जी संभल गया, मैं भी मुस्कुरा दिया। चमेली देवी ने फिर से मुंह बिचका दिया, पर मैंने हार नहीं मानी। साहब मानो 10-12 दिन तक यही मुंह बिचकाने वाला खेल चलता रहा। हरकत मैंने अपने यार गुन्नू से चर्चा की। वो बोला, मेरी मान तो तू एक काम कर, एक प्रेम पत्र लिख दे, लव लेटर, फंडू सा लव लेटर, उसमें दिल की सारी बात लिख दे और कह दे कि अकेले में मिलने को आ जा। मेरी बात समझ में आ तो गई। बस फिर क्या था, हम दोनों दोस्त बैठ के लव लेटर लिखने। सामने एक गानों की किताब रख ली, एक गजलों की किताब रख ली और शुरू कर दिया काम। शुरुआत की, मेरी प्रेम प्यारी कुमारी चमेली देवी को मेरा बहुत सारा प्यार पहुंचे। उसके बाद पहले 3 शेर लिखे, फिर काटे, फिर 4 शेर लिखे, फिर काटे, फिर हार कर मैंने 13 शेर पूरे लिखे। एक शेर बहुत बढ़िया था, शेर था कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। सच्ची हुजूर, हमारे टाइम में ये शेर फुल फंडू माना जाता था। ये गारंटी था कि अगर इस शेर को
सुन के लड़की मुस्कुरा दी, समझ लो काम बन गया। इन शेरों के बाद आया नंबर गानों का। अब मुगले आजम से लेके जब प्यार किसी से होता तक जितनी फिल्मों के गाने मुझे याद थे, सबके 2-2 लाइन 4-4 लाइन मैंने लिख दी। और बीच बीच में 7-8 फिल्मी डायलॉग भी लिख मारे हैं। और आखिर में लिख दिया कि अब अकेले में मिलना बहुत जरूरी है चमेली देवी, सो आज दिन ढले शाम को रग्गू के भैंसों के तबेले में आ जाना, नहीं आई तो विद्या रानी की कसम जहर माहौर खा के जान दे दूंगा। ये भी लिख दिया, हाँ देखो चमेली ध्यान रखना, पढ़ते ही लव लेटर को फाड़ के फेंक देना, किसी के हाथ ना पड़ जाए वरना चंपी बहुत होगी। अगले दिन छुट्टी के बाद लव लेटर कुमारी चमेली देवी की सहेली को थमा दिया। दिन ढले ही पहुंच गए रग्गू के तबेले में। थोड़ी देर में ही आने की आहट हुई तो खुशी से देखा, देखते ही चौंक गए। सामने चमेली देवी की जगह उनके पिताश्री, उनके भाईश्री और चाचाश्री सब एक साथ आ रहे थे। हमारी तो रूह फना हो गई। हम समझ गए कि चमेली देवी ने बेवफाई कर दी। हम भागने के चक्कर में थे, तब तक उसके भाई ने कब्जा लिया। हमारी और हमारे इश्क की लाठियों से खूब खबर ली। उसके बाद वे थक कर चले गए। किसी तरह हम घर लड़खड़ाते हुए पहुंचे तो वहां देखा कि हमारे सगे पिताजी और हमारी सगी माताजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहां भी खूब खातिरदारी हुई। ये सब तो हो गया। साहब चमेली की तो शादी हो गई, वो तो चली गई, पर उसके जाने के बाद भी मेरे पहले प्रेम पत्र की मुसीबत जो है वो नहीं गई। उन दिनों में मैं जब भी किसी गली से गुजरता था खुसर पुसर शुरू हो जाती थी। ओ ये जा रहा है लव लेटर वाला लड़का, यूं ही तो चिट्ठी लिखा था चमेली को। साहब एक बार तो और भी कमाल हुआ। एक दिन लड़की वाले मुझे देखने आए। उनमें से एक बंदा उठ के मेरे पास आया। उसने पहले मुझे ऊपर से देखा, फिर नीचे से देखा, दाएं देखा, फिर बाएं देखा, हर तरफ से देखा। फिर बोला, तुम तो वही हो ना जिसने चमेली को लव लेटर लिखा था। अब मैं क्या बोलूं, ना हाँ बोल सकूं ना बोल सकूं। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। बस साहब फिर क्या था, लड़की वालों ने तो रिश्ता किया ही नहीं, पिताजी ने धुलाई और की। उसके बाद ये बात भी गांव भर में फैल गई। सच बताऊं, एक प्रेम पत्र ने मेरी काफी बढ़िया किस्म की जगहसाई करा दी है। अब तो बस यही शेर याद आता है, हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। मेरा पहला प्रेम पत्र और जग हसाई। अभी आप श्री सुभाष चंद्र से ये हास्य कथा सुन रहे थे। हास्य के रंग व्यंग के संग वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख और प्रस्तुति राम अवतार बैरवा की थी। वाचन स्वर डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी का था। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जयपुर से भी प्राप्त हुई थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।